मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी किताब का एक नया पाठ पढ़ाऊंगा जिसका नाम है जंतुओं की संरचना एवं उसके कार्य। बच्चों, इस पाठ में हम जंतुओं की बाह्य संरचना का एक सामान्य अध्ययन करेंगे और जंतुओं के विभिन्न अंगों के क्या कार्य हैं। जंतु में बहुत सारे अंग हैं, उनके क्या कार्य हैं इसका अध्ययन करेंगे। ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और छठा है दिमाग जो इन सबको नियंत्रित करता है। तो बच्चों, इस पाठ में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करेंगे। मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, संधियों के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं विज्ञान में। और उपास्थि, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जंतुओं में गति, जंतु में गति होती है, उनके बारे में हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है बच्चों। ये पाठ आगे आने वाली कक्षाओं में भी बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम यहीं से अगर अच्छे से पढ़ें तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। बच्चों, आप जब अपने घर से बाहर जाते हैं, चाहे बाग में जाएं, बगीचे में जाएं, मैदान में जाएं, पार्क में जाएं या फिर नदी या तालाब के किनारे जाएं, कहीं भी जाएं, आपने देखा होगा आपके चारों तरफ बहुत सारे जीव हैं। जैसे मेंढक है, केंचुआ है, सांप है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। बहुत बड़े बड़े जीव भी हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, गाय है, भैंस है। और सबसे बड़ा जीव जो है वो समुद्र में पाए जाने वाली ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। लेकिन कुछ जंतु इतने छोटे भी होते हैं जो पानी की एक बूंद में भी बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे जंतु आपने देखे होंगे। ऐसे जंतुओं को ठीक से देख पाना संभव नहीं है। उसके लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या है? ये एक ऐसा यंत्र है जो छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े बड़े प्रतिबिंब हमें दिखाता है। एक सूक्ष्मदर्शी लगभग 200 गुना बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखा देता है। जैसे मान लिया आपको चींटी का बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो चींटी को अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो वो आपको हाथी के बराबर दिखाई देगी। तो सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी छोटी संरचनाओं को देख पाते हैं। आपने सूक्ष्मदर्शी शायद अभी नहीं देखा होगा। बड़ी कक्षाओं में हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पर छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों की स्लाइड बनाएंगे। अब स्लाइड क्या होती है, इसका अध्ययन भी हम बड़ी क्लासों में ही करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया बच्चों कि इस पाठ में हम जंतुओं के विभिन्न अंगों, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य। तो सबसे पहले मैं आपको पाचन अंग पढ़ाऊंगा। पाचन अंग, पाचन मतलब भोजन का पाचन होना। जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर में पाचन होता है, वो पचाया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। बच्चों, हम रोज भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा देता है, जो हम काम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर की वृद्धि करता है और हमें बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। भोजन के कई कार्य हैं। बच्चों, ये जो हम भोजन खाते हैं, तो क्या जिस रूप में हम खाते हैं भोजन को, क्या इसी रूप में उसका पाचन हमारे शरीर के द्वारा होता है? नहीं बच्चों,
हमारे शरीर में भोजन को जिस रूप में पचाया जाता है वो रूप वो नहीं है जो हमें बाहर दिखाई देता है। भोजन का पाचन शरीर में कोशिकाओं में होता है और कोशिकाओं में पहुंचने के लिए इसे पहले जल में घुलना पड़ेगा और जल में घुलने से पहले ये बहुत सारे अंगों में जाता है और भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। बच्चों, भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और भोजन के जो मुख्य घटक हैं उनमें से प्रोटीन है, वसा है, मंड है, विटामिन है, लवण है, ये सारे भोजन के मुख्य अंग हैं और इनमें से कुछ पानी में घुल जाते हैं तो कुछ पानी में नहीं घुलते। तो पहले हम भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा उस भोजन को सरल रूप में तोड़ा जाता है ताकि वो आसानी से घुलनशील बन जाए और हमारे विभिन्न शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उसका पाचन हो जाए। बच्चों, भोजन को हम जिस रूप में लेते हैं और फिर उसके बाद वो और सरल होता चला जाता है ताकि हम उसको हमारा जो शरीर है उसे आसानी से ले सके। तो ये जो क्रिया होती है भोजन को लेना और फिर शरीर उसे अपने अनुरूप ढाल लेता है, इस क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन क्रिया में बहुत सारे अंगों का प्रयोग होता है। उनमें भोजन ग्रहण करने से और पाचन तक जो अंग प्रयोग होते हैं उन अंगों के नाम मैं बताता हूँ। सबसे पहला है मुख गुहा, जहाँ पर हम भोजन लेते हैं। इसके बाद है भोजन नली या ग्रास नली, मुंह से भोजन गले से उतरकर इस ग्रास नली में आता है। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। आमाशय मतलब पेट, ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ होता है। जिसे हम मुख्य रूप से पेट कहते हैं, वो दरअसल विज्ञान की भाषा में उसे आमाशय कहते हैं। ये उल्टे हाथ की तरफ एक थैली होती है जिसे हम आमाशय कहते हैं। फिर आता है छोटी आंत। छोटी आंत दरअसल नाम इसका छोटा है लेकिन ये एक बहुत बड़ी संरचना होती है। ये पाइप के जैसी संरचना होती है, ये थोड़ी पतली होती है, ठीक है, लेकिन एक सा गुच्छा सा हमारे शरीर के अंदर पेट के या आमाशय के नीचे की ओर होता है। इसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत लंबाई में बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन वो एक चौड़ा पाइप होता है। छोटी आंत से फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत के बाद फिर वो मलाशय या गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको विभिन्न संरचनाएं बताई हैं, इनको मैं एक चित्र द्वारा भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बच्चों, शरीर के अंदर के जो कुछ भाग हैं वो मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ये जो सबसे ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं नासाद्वार। ये नाक है और इसके नीचे होता है हमारा मुख, और मुख में जब हम भोजन करते हैं तो मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में भोजन को दांतों से चबाया जाता है और उसके अंदर मुंह की लार मिलाई जाती है। इसके बाद ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है इसे हम फूड पाइप, भोजन नली या ग्रास नली कहते हैं। ये जो ग्रास नली है ये सीधी आमाशय से जुड़ती है। ये आमाशय है, यहाँ पर भोजन कुछ देर के लिए रुकता है और इसमें बहुत सारे चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसके बाद आमाशय से भोजन आता है छोटी आंत में। ये जो गुच्छे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है हमारी छोटी आंत। ये लंबाई में बहुत बड़ी होती है लेकिन एक पतले पाइप के समान होती है। फिर इस छोटी आंत से भोजन आता है बड़ी आंत में। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है बड़ी आंत, ठीक है। फिर बड़ी आंत से ये बाहर गूदा द्वार से या मल द्वार से भोजन हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरे भोजन जो हमारे शरीर में किस तरीके से जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर बड़ी आंत में और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से भोजन मुंह से गूदा द्वार तक पहुँचता है और इसमें विभिन्न परिवर्तन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है यकृत का।
जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये लाल सी रंग की आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम यकृत या लीवर कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। ये पित्त रस का निर्माण करते हैं। पित्त रस इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। ठीक है। यकृत के बाद एक और ग्रंथि है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। इसमें अग्नाशय थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी एक गुलाबी रंग की संरचना होती है अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है, ये दिखाई भी दे रही होगी आपको। इसे हम अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय जो है ये हल्के गुलाबी रंग की एक ग्रंथि है। यह अग्नाशयी रस का स्रावण करती है, निर्माण करती है। ये दोनों ही रस, कौन कौन से रस? पित्तरस और अग्नाशयी रस, ये हमारे भोजन का पाचन करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों, पाचन अंग और पाचक ग्रंथियां मिलकर पाचक तंत्र बनाती हैं। इन पाचक ग्रंथियों से पाचक रस निकलते हैं। ये पाचक रस रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन, मंड, वसा को सरल और घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करते हैं। ये सरल पदार्थ आहार नाल में कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मैं बता देता हूँ, भोजन का जो अवशोषण होता है वो मुख्य रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। ठीक है। यदि हम आवश्यकताओं से अधिक भोजन करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि शरीर में उसका पाचन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। और आवश्यकता से कम भोजन भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। तो बच्चों, ये मैंने आपके शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और भोजन कहाँ कहाँ होता हुआ जाता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो कल मैं आपको इससे आगे का पाठ पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।